विधवा जिठानियां घमंडी देवरानियां। कुसुम के 4 बेटे थे। उसने अपने दोनों बड़े बेटे रमन और अमन की शादी मध्यम वर्ग के परिवार की अंजलि और आंचल से कर दी थी, जो कि घर के काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। दोनों ने आकर घर गृहस्थी के हर काम को संभाल लिया था। एक शाम सास स्वेटर बुनते हुए कहती है, अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा स्वेटर बनाया है। अब इसे संभाल कर रख लो, जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तो इन्हें पहना देना। अरे माँ जी, मुझे तो ये सारे काम पहले से ही आते। देखिए, ये गला सही बना है ना? अरे दीदी, मैंने कहा ना, आपने मुझसे भी ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाया है, मेरा तो खराब हो गया। अरे तू भी करते करते सीख जाएगी। वैसे तुम दोनों सारे काम में खूब अच्छी हो, पर तुझे स्वेटर बुनना क्यों नहीं आता? चल बहू। अरे माँ जी, मुझे आता था, बीच में स्वेटर बनाना छोड़ दिया तो फंदे डालना भूल गई। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। वैसे बहुओं, आजकल मैं अमन और रमन से बात ही नहीं कर पाती, सो जाती हूँ ना। उनके फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? अरे माँ जी, दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अच्छा है, तुम्हारी गृहस्थी बस गई। अब मैं समीर और साहिल की भी शादी करवाने की सोचती हूँ। बहुत नौकरी कर ली शहर में इन्होंने। हाँ माँ जी, करवाइए। जरा हम दोनों भी जेठानी बनकर अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करेंगे। इस तरह सास बहू खट्टी मीठी गपशप करती हैं। कुछ समय बाद दोनों एक साथ गर्भवती होती हैं। अंजलि पोते को जन्म देती है और आंचल पोती को जन्म देती है। तभी कुसुम के दोनों बेटे समीर और साहिल शहर से लौटते हैं। अपनी माँ के पैर छूते हैं। तभी उनकी भाभी खाना परोसती है और कुसुम कहती है, अब तो तुम चाचू भी बन गए हो। शादी करनी है या नहीं? अब कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, हम दोनों ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम दोनों ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली और वो बहुत अमीर घर की है। अच्छा, लड़की आज्ञाकारी तो है ना? और जानते हो तुम, हम थोड़े गरीब से हैं, तो शादी करने के लिए तैयार हो गई। माँ, आपके दोनों बेटे थोड़े मिडिल क्लास हैं, पर हम दोनों भाई बाहर की एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। हमारे पैसे देखकर अमीर लड़कियां भी हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। क्यों छोटे? हाँ माँ। इसका मतलब हम दोनों जेठानी नाचेंगी गाएंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं। तभी चारों नाचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में समीर और साहिल की शादी उसकी पसंद की अमीर और घमंडी लड़की सौम्या और शिवानी से हो जाती है। तभी गृह प्रवेश के समय कुसुम उन्हें आलते में पैर रखने को कहती है। वो बहुएं कहती हैं, ओहो माँ जी, ये क्या है? ब्लड जैसा, इसमें पैर रखेंगे तो तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे, लाल लाल जैसे। ये करना जरूरी है क्या? हाँ सासू माँ, ये बहुत अजीब सा है, हमें सब नहीं करना। अरे बहू, ऐसा नहीं कहते, ये तो रस्म होती है। और अगर तुम इसमें पैर रखकर आगे बढ़ोगी, इसका मतलब है लक्ष्मी सुख शांति लेकर घर में आ रही। ऐसे नहीं बोलते, पैर गंदे नहीं होते, वो रंग तो छूट जाता है। हाँ शिवानी, सौम्या, मैंने भी किया था, तुम भी करके देखो। ओह गॉश, ये तो करवा कर ही मानेंगे। जल्दी कीजिए, हम दोनों बहुत टायर्ड हो गए, हमें सोना भी है। बाय द वे, ये है कौन? ये बड़ी जेठानी जी है, उसके बाद मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। ओहो, ये गरीब घर से आई हैं, इनके चेहरे पर साफ झलकता है। अरे ऐसे मत कहो सौम्या। तभी दोनों घमंडी बहुएं आलते की थाली में पैर रखकर घर में अपनी छाप छोड़ देती हैं। मुंह बनाकर पैर धोकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन अधिकतर काम दोनों जेठानियां कर लेती हैं। तभी सास कुसुम दोनों छोटी बहुओं से कहती है, अरे सौम्या और शिवानी बेटा, अपनी पहली रसोई की रस्म करो और खाने में कुछ बना दो। अरे ये क्या है आपका? जब से आए हैं ये रस्म वो रस्म, ये रस्म वो रस्म। हम क्या नौकरानी हैं? इतने बड़े घर की बेटियां, इतना दहेज लाए और आप यहाँ हमसे चपरासी बावर्ची का काम कराना चाहती हैं? अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। वैसे भी सारा काम तो दोनों बड़ी बहू ने कर ही दिया। मैं तुम्हें पहली रसोई की रस्म करने को कह रही थी। ओह प्लीज सासू माँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर रस्म। ठीक है, मत करो। वैसे तुम दोनों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आती होगी। व्हाट 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 व्हाट? सिलाई कढ़ाई मराई मलाई कलाई, ये क्या होता है? रहने दो, तुम्हारी बातों से साफ पता चल गया मुझे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अमीर घर में रही हो तो ये सब कौन सिखाएगा? अगर ऐसा ही था तो आपके बेटों ने हमें पसंद क्यों किया? शादी की हमसे या ये सब काम करवाने के लिए आए हैं हम? चलो कोई नहीं, तुम जाकर आराम करो।
पता नहीं मेरे बेटे कैसे घमंडी बहू लाए, एक सुई बराबर काम नहीं आता, बस बाप के पैसों पर उलझकर बड़ी हो गई हैं। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं कमरे में चली जाती हैं। वहीं दोनों घमंडी देवरानियां घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जो भी चाहिए होता था वो जेठानी पर हुक्म चलाकर मांगती थी और वो कर भी दिया करती थी। अब ये सब उनका ज्यादा ही हो रहा था। यही सब वो सास के साथ करती थी। एक शाम दोनों बड़े भाई अपनी फैक्ट्री से पैदल घर जा रहे थे कि दोनों छोटे भाई नशे की धुत में उन्हें अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी रमन कहता है, अरे गाड़ी रोको, तुम नशे की हालत में कार क्यों चला रहे हो? अरे चिल भैया, कुछ नहीं होता, मैं चला लूंगा। रमन और अमन दोनों को बहुत रोकते हैं। इतने में एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है, जिसमें कार का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि चारों की उसी क्षण मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनकर परिवार वाले गहरे सदमे में आ जाते हैं। कुसुम की आंखें तो रो रो कर सूज गई थी। भगवान, ये तूने क्या किया? एक ही बार में तूने मेरी गोद सुनी कर दी, मेरे चारों बेटों को मुझसे छीन लिया, मेरी बहुओं का क्या होगा? चारों बहुएं अपने अपने सदमे में थीं। थोड़ा वक्त गुजरता है कि दोनों घमंडी देवरानियां बिना लिहाज के कहती हैं, अरे वाह, बड़ी जेठानी जी, जरा मुझे चाट पापड़ी बना कर दीजिए, और मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है तो वो बना दीजिए। सौम्या, मैं अभी शिबू को खाना खिला रही हूँ, क्या तुम ये काम खुद नहीं कर सकती? और तुम्हारा चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है? हमारे पतियों को गए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अरे तो क्या मैं अपने शौक रोक लूं? मेरा जो मन कर रहा है मैं वही करूंगी। अब आप बनाकर लाएंगी या नहीं? हम दोनों बड़ी हैं, हमेशा हम ही काम करती हैं, हमारा बच्चा भी है, उन्हें भी देखना है। क्या तुम दोनों से इतना काम भी नहीं होता? हम अमीर घर से आए हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? चलिए इस घर से निकल जाइए। हाँ हाँ निकलिए, जब काम नहीं करना तो यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी के पैसों से ये घर चल रहा है। तभी दोनों घमंडी देवरानी और जेठानियों का हाथ पकड़कर उनके बच्चे समेत उन्हें घर से बेघर कर देती हैं। तभी कुसुम कहती है, अरे सौम्या बहू, शिवानी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे हैं उन दोनों के, मत करो ऐसा। ओ बुढ़िया सासू माँ, शांति से रहो, इस घर पर हमारा कब्जा है। अगर हम दोनों के घर से पैसे आना बंद हो गए तो दवाई कैसे चलेगी आपकी? और खाओगी क्या? बहुओं की कड़वी बात सुनकर उस दिन से कुसुम उनकी हर अत्याचार, हर बात सहती गई। वहीं दूसरी ओर दोनों बहुओं ने अपने बच्चे के साथ इस पार के पाइप के अंदर अपना बसेरा बना लिया था, जहां दोनों अपने बच्चे के साथ रहती थी। पता नहीं माँ जी वहाँ किस हालत में होंगी। दोनों की आंखों पर घमंड की ऐसी पट्टी पड़ी है कि उन्हें रिश्ते भी लिहाज करने नहीं आते। मुझे तो दीदी जब से ही माँ जी की फिक्र हो रही है। तभी सास रोती हुई ढूंढती हुई उनके पास आकर गले लग जाती है। बहू तुम यहाँ हो, जानती हो 3 महीनों से उन्होंने मुझे कितना अत्याचार किया है, और तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मुझे भी घर से निकाल दिया। बस माँ जी अब बहुत हुआ, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि अमीर होने के बाद भी उन्होंने ऐसी हरकत की? अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। तभी तीनों पुलिस स्टेशन जाकर अपनी घमंडी देवरानियों की एक FIR दर्ज करती हैं। फिर पुलिस उन तीनों को उनके घर वापस दिलाती है, साथ ही दोनों को अरेस्ट करते हैं। तभी डर के मारे दोनों कहती हैं, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी आंखें खुल गई हैं। हाँ माँ जी, जाने अनजाने हमने आप तीनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब पैसों की पट्टी हमारी आंखों से उतर गई है, हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ एक आखिरी मौका। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। तभी पुलिस वाले वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद कुसुम की चारों बहुएं उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी लड़की के लिए तो मुझे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो कोई उसे पसंद ही नहीं करने वाला। अजी आप ही क्यों कुछ नहीं करते हो? अरे ललिता, मैं क्या करूं? कितने लोगों से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात की है, लेकिन कोई भी रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम तो जानती हो हमारी बिटिया कितनी काली है, जिसके चलते कोई उसे पसंद ही नहीं करता है। मदन और ललिता अपनी बेटी की शादी की चिंता में बैठे थे। तभी वहां पर पंडित आता है और उन्हें कहता है, अरे क्या बात है, दोनों ही मुझे सही समय पर मिले हो। अरे भाई, मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, कहो तो लड़के की फोटो दिखाऊं? हाँ हाँ पंडित जी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? जितनी जल्दी हो सके हमें फोटो दिखा दो। पंडित अपने झोले में से फोटो निकालकर उन दोनों को दिखा देता है, जिसके बाद ललिता और मदन को लड़का पसंद आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते पंडित उनसे कहता है, अरे देखिए जी,
आपकी लड़की काफी काली है और ऐसी लड़कियों के रिश्ते करवाने के लिए बहुत ज्यादा दहेज भी दिया जाता है। यह लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी भी करता है, वही दहेज तो अच्छा खासा देना पड़ेगा। अरे तुम दहेज की चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए अपना मकान भी बेच दूंगा। बस तुम किसी भी तरह मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता करवा दो। पंडित मदन और ललिता की बात मान लेता है और एक अच्छे से घर में उसका रिश्ता करवा देता है। मदन अपना घर बेचकर अपनी बेटे के लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा करता है और उसको विदा कर देता है। शादी के कुछ दिनों में ही अमृता घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से उसके ससुराल में कोई भी उसकी इज्जत ही नहीं करता। अक्सर उसकी सास उसके ऊपर अत्याचार करती रहती है। अरे अमृता, कहाँ है तू? तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? ये देख, चारों तरफ धूल मिट्टी कितनी हो रही है। मुझे तो लगता है पूरे हफ्ते से तूने घर में कोई सफाई नहीं की। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है, मैंने अभी ही सफाई की थी, लेकिन सुबह से बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते घर के अंदर धूल मिट्टी उड़कर आ गई है। बस 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 कर, मैं जानती हूँ तू बहुत ज्यादा बहाने बनाती है। तेरे ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने कहा ना अभी के अभी इस घर में अच्छे से साफ सफाई कर। ठीक है माँ जी, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अमृता पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। ऐसे ही रोजाना उसके घर पर बहुत अत्याचार होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका पति वीरेंद्र उसे अपनी पत्नी भी स्वीकारने से मना कर देता है और उसे हमेशा दूरियां बनाकर रखता है। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर आप पहले ही किसी और से प्यार करते थे तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्योंकि इससे अच्छा तो आप मुझसे शादी ही ना करते तो ही अच्छा होता। अमृता का जवाब सुनते ही वीरेंद्र उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद वो गुस्से से चला जाता है। शाम को अमृता और माधुरी वीरेंद्र के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वीरेंद्र घर पर आता ही नहीं। अरे कलमुही करमजली, आखिर तूने ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे से जो मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है? जी मैंने तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं था, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज होकर चले गए। वैसे माँ जी, जब आपको पता था कि वीरेंद्र जी किसी और से प्यार करते हैं तो आपने मेरी शादी वीरेंद्र जी से क्यों करवाई? अरे किसने कहा कि वीरेंद्र किसी और से प्यार करता? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। माधुरी सच्चाई सामने आने के बाद भी उसे मुकर जाती है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी वापस आ गए हैं, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। अमृता जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति वीरेंद्र खड़ा होता है और वो एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता है। वीरेंद्र जी आप आ गए, लेकिन ये लड़की कौन है और आप इसके साथ शादी के जोड़े में क्यों खड़े हैं? अमृता, ये मेरी पत्नी है। जाओ मेरी माँ को बुलाकर लाओ, वो हमारा गृह प्रवेश करेंगी। तभी वहां पर माधुरी भी आ जाती है। पहले तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन जब वो अपनी नई बहू का चेहरा देखती है तो वो भी उनकी खुशी में शामिल हो जाती है। अरे वाह बहू, बहुत सुंदर हो तुम तो। तुम्हारे नैन नक्श भी बहुत सुंदर है। अरे वीरेंद्र, तेरी पसंद तो कसम से बहुत ही गजब है। तूने मुझे पहले ये लड़की दिखा दी होती तो मैं इस काली कलूटी से तेरी शादी कभी नहीं करवाती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में दूसरी बहू कैसे आ सकती है और आप इस लड़की का गृह प्रवेश कैसे कर सकते हो? ये सब ठीक नहीं है। अरे जरा शक्ल देख तू अपनी, क्या तेरी शक्ल इस घर की बहू बनने के लायक है? जा चली जा यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख बेचारी अमृता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब माधुरी अपनी बहू शेफाली के साथ मिलकर बेचारी अमृता के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। अमृता के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी सास और सौतन के अत्याचारों को सहन करती हुई उसी घर में रहती है। मेरे पास कहीं और जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे इसी घर में रहना होगा अपनी सौतन के साथ। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और बेचारी अमृता सबके अत्याचार सहते हुए उसी घर में रहती है। वहीं दूसरी तरफ शेफाली को 9वां महीना चल रहा होता है। एक दिन अचानक से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी करो जी। वीरेंद्र अपनी गाड़ी निकालता है, जिसमें वो अपनी पत्नी शेफाली, अपनी माँ और अमृता को बिठा लेता है।
वो सभी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान शेफाली के पूरे शरीर पर चोट आ जाती है और माधुरी के सिर से खून बह रहा होता है। वहीं वीरेंद्र की आंखों में कार के शीशे के टूटने की वजह से चोट लग जाती है। अमृता सबसे पीछे बैठी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। देखिए, उस हादसे के बाद केवल आप ही को होश आया है। दरअसल आपके लिए एक अच्छी खबर के साथ 3 बुरी खबर है। जिस मां के पेट में बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उस मां के शरीर पर बहुत से जख्म आ गए हैं। वहीं उनका जो पति था उसकी आंखें डैमेज हो गई हैं और माधुरी जी का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और एक खबर आपके लिए, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से आपका शरीर काम करना छोड़ चुका है। आप जीती जागती एक लाश हो। यह सुनते ही अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है, एक ऐसे शरीर का मैं क्या करूंगी? जिंदगी भर दूसरों के आसरे में नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे शरीर का इस्तेमाल मेरे परिवार वालों के लिए करें। मेरे पति को मेरी आंखें दे दीजिए और मेरी सौतन की सर्जरी करा दीजिए। अमृता अपनी सौतन और अपने ससुराल वालों के लिए अपने आप का त्याग कर देती है और अपने जीवन को उनके नाम कर देती है, जिसकी खबर एक चिंगारी की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और वो हर किसी की जुबान पर एक मिसाल की तरह बन जाती है।